आज के वीडियो में मैं जितने भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ ना सामाजिक विज्ञान के, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कभी ना कभी पूछा गया है और छाट छाट के पूरी बुक, पूरी चारों बुक से लेके आया हूँ। रट लीजिएगा, यहाँ से नहीं आएगा ना तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है। सो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो फ्रांस में गणतंत्र की जो घोषणा हुई थी वो 1848 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी बच्चों? 1848 ईस्वी में। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। शर्त यही है कि वीडियो को पूरा देखना होगा, शेयर करना होगा और अपना नाम कमेंट में लिखना होगा और आप कितने % लाना चाहते हैं वो मुझे बताना होगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? 2020 और 23 में पूछा गया प्रश्न है। तो यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक थे वो मैथ्सिनी, जिसे मेजनी भी कहते हैं, वो थे, ठीक। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे निम्न में से किसका कथन है जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये जो कथन कहा था वो कहा था मेटरनिक ने। किसने कहा था? मेटरनिक ने कहा था। अगला जो प्रश्न है वो है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 2020, 22, 23 लगातार पूछा जा रहा है ये प्रश्न। तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में, 1789, ठीक। अगला प्रश्न है राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ, ठीक है। ये प्रश्न 2020, 21, 22 में पूछा गया है। राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ हुआ था ना वो फ्रांस से हुआ था। कहाँ से हुआ था? फ्रांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था? तो जर्मनी को 1871 ईस्वी में एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से अब किसे दिया जा सकता है? लगातार 4 साल पूछा गया ये प्रश्न है। तो जर्मनी का जो एकीकरण का श्रेय जाता है ना वो जाता है ओटोमान बिस्मार्क को। किसको जाता है? ओटोमान बिस्मार्क को जाता है। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो नेपोलियन का संबंध था फ्रांस से। नेपोलियन का संबंध किससे था? फ्रांस से था। अगला प्रश्न है इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था? तो इटली का एकीकरण का नेतृत्व जिउसेप्पे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में किया गया था। इसके नेतृत्व में जिउसेप्पे गैरिबाल्डी, इटली का एकीकरण। देखो मैं 4 ऑप्शन पढ़ के आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ऐसे अगर 4 ऑप्शन पढ़ूंगा कौन होगा करूँगा तो वीडियो 4 गुना लंबी हो जाएगी, फालतू में टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ था? तो इसके फलस्वरूप गणतंत्र की स्थापना हुई थी। फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुई थी? गणतंत्र की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मन संस्कृति में वोक्सजिस्ट का आशय किससे है? ठीक है, तो यह है आम जनता से। किससे है भैया? आम जनता से। कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई थी? ठीक है, तो ये हुई थी इंग्लैंड में, ठीक है। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं जिउसेप्पे मैत्सिनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन के कौन सा था? ठीक है, जो गुप्त संगठन था उसका नाम क्या था? तो वो था यंग इटली, ठीक है। वो क्या था? यंग इटली। इसी के आधार पर सुभाष चंद्र बोस ने भी अपनी फौज की स्थापना की थी, इसी के आधार पर, ठीक है। नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? 2022-23 पूछा गया प्रश्न है। तो ये हुआ था 1815 में। नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? 1815 में। अगला प्रश्न है ओटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो वो था जर्मनी से। ओटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? जर्मनी से था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो ये एक सीमित राजतंत्र था 1789 में, ठीक है। बहुत ही सीमित राजतंत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था? तो काइजर विलियम प्रथम को। किसको? काइजर विलियम प्रथम को घोषित किया गया था। और ये प्रश्न पूछा गया 2023 में। हर एक प्रश्न कभी ना कभी पूछा गया है। 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया था? तो
एम्यूनुएल द्वितीय को घोषित किया गया था? ठीक है, 1861 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं गया था? तो वो है जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार, ये नहीं गए थे। ठीक, कह रहे हैं जित्सेपी मैत्सिनी का संबंध किससे था? तो वो था इटली के एकीकरण से। जित्सेपी मैत्सिनी का संबंध किससे है? इटली के एकीकरण से है। अगला क्वेश्चन है वीना की संधि कब हुई थी? तो वीना की संधि हुई थी 1815 में। कब हुई थी? 1815 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदारवाद से तात्पर्य किस चीज से है? तो उदारवाद से तात्पर्य होता है व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता। ठीक है, समानता और कानून का स्वतंत्र अधिकार उनको दिया जाता है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? तो 1915 को लौटे थे वापस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? क्योंकि नमक का प्रयोग जो है ना अमीर और गरीब सभी करते थे, इसलिए उनको उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव दिया, महत्वता दी प्रयोग में। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते। कह रहे हैं कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था? तो उन्होंने आरंभ किया था 1920 में। असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था? 1920 में। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? तो ये चलाया गया था 1930 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई थी? तो ये नमक कानून को तोड़कर की गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? नमक कानून को तोड़कर। करो या मरो का नारा किसका था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी का था। अगला क्वेश्चन है वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? तो वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, तो इसका जो मुख्य कारण था वो है खिलाफत आंदोलन। क्या था? खिलाफत आंदोलन। आई थिंक खिलाफत आंदोलन नहीं होगा, इसका जो सही आंसर है ना असहयोग आंदोलन का वो होगा रॉलेट एक्ट। वो क्या होगा? रॉलेट एक्ट। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाओ। भारत आने पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया? तो उन्होंने किया था चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, चंपारण बिहार में आकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चौरा चोरी कांड किस वर्ष घटित हुआ था? देखो कितनी बार पूछा गया लगातार, तो ये 1922 में घटित हुआ था चौरा चोरी कांड। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी हैं। ठीक, अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? तो महात्मा गांधी जी को किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1885 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो ये महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ किया था। ठीक है जी, ये प्रश्न हो गया। अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? कह रहे हैं स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इस कथन को किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। कह रहे निम्नलिखित में से किसने बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया? ठीक है, तो ये नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? तो ये हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे हैं जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई? ठीक है, तो ये किसने चलवाई थी? ये चलवाई थी हमारे जलियांवाला बाग पे चलवाया था हमारे जनरल डायर ने। किसने? जनरल डायर ने।
अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो महामंदी का जो प्रारंभ हुआ था वो 1929 में हुआ था। ठीक है, कह रहे संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये जो मुख्यालय है, देखो सारे प्रश्न पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। तो संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ठीक, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहे निम्नलिखित में कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? तो जो केंद्रीय शक्ति में सम्मिलित था वो था जर्मनी। कौन था? जर्मनी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 युद्ध में। कह रहे अगला जो प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ 1914 में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन में कॉर्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था? ठीक है, तो कॉर्न कानून समाप्त करने का ये कारण था कि उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों को इस पर बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था, तभी इस कानून को समाप्त करना पड़ा। अगला प्रश्न है, 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये अमेरिका में आयोजित किया गया था, ब्रिटेन वुड्स समझौता। ठीक है, एक सम्मेलन था जो कि अमेरिका में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित थी? तो ये अमेरिका में स्थित थी। कहाँ स्थित थी? अमेरिका में। प्रश्न को घुमा के भी दिया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कह रहे 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? तो आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण था कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। ठीक है, खाएंगे एक रोटी, बना दी हमने 10 रोटी, तो 9 रोटी तो बर्बाद जाएगी ना। तो मुख्य कारण यही था। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या था? तो रिंडरपेस्ट ना एक बीमारी थी। ठीक है, क्या थी भाई? एक बीमारी थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की स्थापना, मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1944 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी? तो ये इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी औद्योगिक क्रांति। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? तो ये एक समाज सुधारक थे। ये कौन थे? एक समाज सुधारक थे। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो गुलामगिरी के जो लेखक थे वो है ज्योतिबा फुले। कौन है? ज्योतिबा फुले। देखो मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में लिखवा रहा हूँ, फालतू के 4 ऑप्शन पढ़ के आपका समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, टू द पॉइंट बोल रहा हूँ। ये 1 वर्ड्स में आपको इनको याद करके रट लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भूमि एक डैश संसाधन है? तो भूमि एक भैया प्राकृतिक संसाधन है। किसी संसाधन है? भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। 2020 में बहुत पूछा गया प्रश्न है। क्या निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है? तो सीमेंट जो है वो मिट्टी का प्रकार नहीं होता है। काली मिट्टी होती है, पीली होती है, लेटराइट होती है, सीमेंट नहीं है कोई मिट्टी। क्या निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी गुजरात में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? गुजरात में। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है हिमनद। ठीक है, जब पानी आता है ना तो वो कट के बाहर गिर जाता है। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो लाल मिट्टी पाई जाती है दक्कन के पठारों में। कहाँ पर? दक्कन के पठार में। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो वहाँ है अधिक से अधिक सिंचाई, भूमिगत सिंचाई की जाती है। ठीक है, तभी वहाँ पर भूमि निम्नीकरण हो रहा है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है, देखो कितनी बार पूछा गया है। कह रहे कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? तो कपास के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी होती है काली मिट्टी। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो चाय की खेती के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी होती है लेटराइट मिट्टी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो सीढ़ीदार खेती यहाँ उत्तराखंड में की जाती है। कहाँ की जाती है? उत्तराखंड में। आगे बढ़ो। कह रहे निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है?
तो जलोढ़ मिट्टी जो पाई जाती है पोटाश में भी होता है, चूना में भी होता है और फास्फोरस में भी होता है। तो आंसर होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टियां पाई जाती हैं? तो लाल मिट्टी पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती होती है? तो पंजाब में अधिकतर भूमि पर क्या होती है? खेती होती है। सबसे धनी किसान आपको पंजाब में ही मिलेंगे और इनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है। ठीक है, और ये हमारे देश के योगदान में बहुत सहायता करते हैं। इनमें से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है? तो काली मृदा पाई जाती है महाराष्ट्र में। ठीक, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है ना, सतत पोषणीय विकास से है। ठीक, कह रहे हैं लेटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो लेटेराइट जो मिट्टी पाई जाती है ना, वो महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। वनों को बचाने के लिए उत्तराखंड में यह चलाया गया था अभियान। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय नीति द्वारा निर्धारित किया गया है? तो यह कितना किया गया है? 33। सुंदरवन राष्ट्रीय किस राज्य में स्थित है? ये जो पार्क है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। वहाँ का फेमस है सुंदरवन। ठीक है, लोग जाते हैं टिकट लेके, पैसे लेके देखने, नदी के उस पार है। ठीक है, हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो हरा सोना कहा जाता है प्राकृतिक वनस्पति को। किसको कहा जाता है? प्राकृतिक वनस्पति को। सलाल बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो सलाल बांध चिनाब नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर? चिनाब नदी पर बना हुआ है। बांधों को डैश भी कहा जाता है। तो बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहते हैं। कौन सी परियोजना? बहुउद्देशीय परियोजना भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? तो 97.5% समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है। कह रहे इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की फसल देखो जो होती है वो चना जो होती है, काली चना, वो रबी की फसल होती है। इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो फलीदार फसल कौन सी है? दाल है। ठीक है जी, ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल का उदाहरण है? तो जायद फसल का उदाहरण है तरबूज, गर्मियों के दिनों में मिलते हैं। ठीक है, रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है? तो रबी की फसल बोई जाती है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? तो जूट जो होती है एक रेशेदार फसल होती है। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल है धान भी और कपास भी। आंसर हो जाएगा घ नंबर, ख और ग दोनों। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की फसल आपकी कौन सी है? गेहूं है। कौन सी है भैया? गेहूं है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो ये जो भूदान आंदोलन है विनोबा भावे की द्वारा आरंभ किया गया था। ठीक, विनोबा भावे के द्वारा आरंभ किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल हमारी कौन सी होती है? धान, ये खरीफ की फसल है। निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है? तो हमारा जो कपास है, जूट है, प्राकृतिक रेशम, ये सब जो रेशेदार फसल है। तो आंसर आ जाएगा इनमें से सभी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी रोपण की फसल है? तो रोपण की फसल हमारी गन्ना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कर्तन दहन झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो मिजोरम में पाई जाती है। फसल जलाने के बाद उसको
आग लगा देते हैं, फिर दूसरी जगह पे जाते फसल हो जाने तो आग लगा देते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? तो मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है ज्वार को। ज्वार हमारा एक मोटा अनाज है। ठीक है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो जो कोडरमा है ना, वो किस चीज़ के लिए फेमस है? अमृत के लिए। पूरे इंडिया में नंबर 1 पर है उत्पादक के दृष्टिकोण से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झरिया प्रसिद्ध क्यों है? तो झरिया प्रसिद्ध है कोयले के लिए। किस चीज़ के लिए? झरिया जो हमारा प्रसिद्ध है ना, वो कोयले के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो गैर परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत है वो है सौर ऊर्जा। पेट्रोल खत्म हो जाएगा, पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, प्राकृतिक गैस खत्म हो जाएगा, लेकिन सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी। तो इसीलिए इसको कहते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र है। मुंबई हाई प्रसिद्ध किस लिए है? तो तेल शोधक कारखानों के लिए, पेट्रोलियम के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है मुंबई हाई। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन सा है? कोयला। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत खनिज है? तो लौह अयस्क जो होता है वो एक आधारभूत खनिज है, लौह अयस्क। ठीक है जी, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित में से इस्पात बनाने में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो इस्पात बनाने में मैग्नीज खनिज का प्रयोग किया जाता है। किसका? मैग्नीज का। एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? तो एंथ्रेसाइट का जो संबंध है वो कोयले से है। वो किससे है? कोयले से है। हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? तो ये लौह अयस्क से है हेमेटाइट का संबंध। अगला प्रश्न है कोरबा प्रसिद्ध क्यों है? अभी बताया था मैंने, कोयले के लिए और बॉक्साइट भी मिलता है। ठीक है, दोनों चीज के लिए। अगला क्वेश्चन है मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधिक पाया जाता है? तो जो थोरियम खनिज है वो अधिक पाया जाता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधिक धात्विक है? धात्विक है लौह अयस्क। ठीक है, लौह अयस्क अधिक धात्विक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है? तो गैर परंपरागत है जो भैया देखो, कोयला, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल ये परंपरागत है। पवन ऊर्जा गैर परंपरागत है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है? तो उड़ीसा में बॉक्साइट बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? तो जो धात्विक खनिज होता है वो मैग्नीज है। चूना पत्थर, सल्फर, कोयला ये धात्विक खनिज नहीं है। आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो आग्नेय में जो पाया जाता है वो जस्ता पाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है? तो परंपरागत संसाधन आपका क्या है? प्राकृतिक गैस। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है? तो तांबा का जो मुख्य उत्पादक है वो मध्य प्रदेश है। तांबा बहुत ज़्यादा मिलता है एमपी में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधिक अधात्विक है? तो जो अम्रक है वो अधिक अधात्विक है, अम्रक। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो जो चूना पत्थर का प्रयोग होता है ना, सीमेंट बनाने में होता है। क्या बनाने में होता है? सीमेंट। निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो कच्चे माल के रूप में एल्यूमिनियम प्रगलन में इसका प्रयोग किया जाता है, बॉक्साइट का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधिक आधारित उद्योग है?
तो सीमेंट आधारित उद्योग में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग नहीं है? तो लोहा और इस्पात आधारभूत उद्योग नहीं है। चाय है, गन्ना है, जूट है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो जो बेंगलुरु है वो इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सारे बड़े से बड़े ऑफिस देश विदेश के वहीं पर स्थित हैं। निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारों से जुड़े हैं? तो वो है सिलचर और पोरबंदर। कौन? सिलचर तथा पोरबंदर। इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है, वो कौन सा है? वो है विशाखापट्टनम। क्या? वो क्या है? विशाखापट्टनम। निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? तो सड़क परिवहन सबसे ज़्यादा उपयोग में होता है। बाइक, कार, ट्रक सब इसमें ही चलते हैं, सब लोग इससे ज़्यादा पसंद करते हैं। रेलगाड़ी, वायुयान या जलयान का प्रयोग ना के बराबर या बहुत कम होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सड़क परिवहन है। निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? तो भारत निर्यातक नहीं है उर्वरक का। ठीक है, दो राज्यों के बीच वस्तु का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, राष्ट्र के अंदर हो रहा है, अपने देश के अंदर हो रहा है, इसलिए। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है? वो है वायु परिवहन। ठीक, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1953 में, स्वतंत्रता के बाद। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है भैया? तो ये मुंबई में स्थित है। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। बेल्जियम कहाँ स्थित है? तो बेल्जियम भैया यूरोप में स्थित है। किधर भैया? यूरोप में। विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है संघीय सरकार। ठीक, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है? तो पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण सुनिश्चित है, महिलाओं के लिए फिक्स है। संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो वो है शिक्षा। शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में शामिल है। ठीक है, कह रहे निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है? तो वह है मुद्रा। मुद्रा जो है राज्य सूची का विषय नहीं है। समवर्ती सूची से संबंधित विषय नहीं है। क्या नहीं है? तो ये विदेशी मामले नहीं है। बाकी ये शिक्षा भी है, वन भी है, उत्तराधिकार भी है, लेकिन विदेशी मामले नहीं है। संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा क्या है? तो हिंदी है संविधान के अनुसार। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय राज्य नहीं है? तो दिल्ली नहीं है संघीय राज्य। ठीक है, दिल्ली संघीय राज्य में नहीं आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? तो संघात्मक शासन कहाँ नहीं है? श्रीलंका में नहीं है। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी को लागू किया गया था, है ना। 26 जनवरी आने भी वाली है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है? तो व्यापार राज्य सूची विषय का नहीं में आ। ठीक है, मुद्रा आती है, विदेशी कार्य आते हैं, बैंकिंग भी आते हैं, लेकिन व्यापार नहीं आता है। अच्छा, कौन सा राज्य विषय है? व्यापार आता है, बाकी नहीं आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? तो वो है कठोर संविधान। कठोर संविधान संघात्मक शासन की व्यवस्था नहीं होती है। हिंदी किस प्रकार की भाषा है? तो ये एक राजभाषा है। हिंदी क्या है? राजभाषा है। संविधान के माध्यम से महिलाओं के प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है स्थानीय निकायों में। किधर? स्थानीय निकायों में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को समान समझा जाता है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है।
महात्मा गांधी का विचार क्या था? तो महात्मा गांधी कहते थे धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, जो कि हमें आज भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है? तो लैंगिक भेदभाव की अगर हम बात करें तो समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका लैंगिक भेदभाव है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885 में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? कौन सा नहीं है? तो वो है समाजवादी पार्टी, जो है हमारा राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। इनमें से कौन सा बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? तो बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं काशीराम। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। क्या बोला जा रहा है? कह रहे निम्नलिखित में से किस एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है? तो वह है पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन क्या बताते हैं? तो ये बताते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती हैं, ये चीज़ हमें ये बताता है। ठीक, आगे बढ़ो। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? तो विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य में क्या है? साझेदारी है। ये इसका सही आंसर है। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो सिंगली सबसे ज़्यादा वहाँ पर लोग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो दिल्ली संघीय राज्य नहीं है। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। कह रहे हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? तो वो है 22 भाषाओं का समावेश है। ठीक है, कितने? 22 भाषाओं का। भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी कब? तो ये हुई थी 1992 में। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं, या भारत में संघ में कितने राज्य हैं? तो वो है 28। ठीक है, वर्तमान भारतीय संघ प्रणाली में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो वो हैं भैया 8। ठीक है, संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है केंद्र राज्यों एवं राज्यों के बीच में, केंद्र और राज्यों के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर क सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? तो ये प्राप्त है संघ को। किसको प्राप्त है? संघ को। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? कौन सी है सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा? हिंदी है। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय नहीं है? तो वो है रक्षा। रक्षा जो है संघीय सूची का विषय नहीं है। भारत में मताधिकार की आयु कितनी है? तो वो है 18 वर्ष। कह रहे हैं निम्नलिखित देशों में किस देश का मानव विकास सूचकांक अनुसार भारत में अधिक ऊंचा स्थान है? तो वह है श्रीलंका। निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है हरियाणा की। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे निम्नलिखित देशों में मानव विकास सूचकांक के लिहाज से किस देश की स्थिति अन्य देश से बेहतर है? तो वह है म्यांमार। किसी देश के विकास को अधिक निर्धारित करने का आधार क्या है? तो वह स्वास्थ्य व शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तियों का साक्षरता दर, ये सारे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? तो विकसित देश आपका फ्रांस है। मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो मानव विकास में भारत को 130वां स्थान मिला है। आगे बढ़ते हैं। निम्न पड़ोसी देशों में से भारत मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो वह है श्रीलंका। श्रीलंका की दृष्टि इस लिहाज से बेहतर है भारत से। अगला क्वेश्चन है, सामान्य किसी देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित
किया जा सकता है? तो ये आंसर है प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, तो आंसर आएगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्षण है? तो वो है नियमित कार्य, उपज की उचित कीमत, बेहतर मजदूरी। आंसर होगा इनमें से सभी। प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है औसत आय से। कह रहे निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है? तो अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है केरल में। ठीक। विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो विकास का महत्वपूर्ण घटक है औसत आय। अगर औसत आय अच्छी होगी तो वहां विकास अच्छी होगी। शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है किसके द्वारा? 1000 जीवित बच्चों के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित हैं क्या? उद्यमों के स्थायित्व, स्वामित्व। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है। किसकी? प्राथमिक क्षेत्र की। निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी एक्ट चलाई गई थी? 2005 में। 2005 में मैं क्लास 7th में था। ठीक है, तब दूरदर्शन में इसका ऐड भी आता था। सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? तो ये तृतीय क्षेत्र में आता है, सेवा क्षेत्र। ठीक है। भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? वो है कृषि। चाहे कृषि हो या कृषि पर रोजगार हो। निम्नलिखित में से किसको कृषि क्षेत्र कहते हैं? या निम्न में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं? तो वो है प्राथमिक क्षेत्र को। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है खनन। द्वितीय क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो औद्योगिक क्षेत्र को हम द्वितीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, तो वह है मछुआरा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो वह है कृषि मजदूर। ये असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो वो जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी? तो 1970 में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। स्वयं सहायता समूहों में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं किनके द्वारा? सदस्यों के द्वारा। जो उन समूह में से जुड़े लोग होते हैं उनके द्वारा। विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? 2 देशों के मध्य होता है विदेशी व्यापार। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 में को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। ठीक है जी, अगले प्रश्न पे आ जाओ। निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन क्या है? उत्पादन का साधन है पूंजी। पूंजी होगा, पैसे होंगे तभी हम चीजें खरीद के लगा पाएंगे। सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO किसके द्वारा शुरू हुआ? तो ये एक विकसित देशों के द्वारा स्टार्ट हुआ था। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये इसकी जो स्थापना हुई थी वो जनेवा में हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? जनेवा में। निम्नलिखित में से भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है? तो भारत जो आयात करता है कच्चे पेट्रोलियम को आयात करता है, मतलब मंगाता है बाहरी देशों से। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है जेनेवा में स्थित है। इसका जेनेवा में स्थित शुरू हुआ तो यहाँ मुख्यालय भी होगा। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है समुद्री मार्ग से। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 2 या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? ठीक है, तो वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 1991 में हुई थी। ठीक, जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है
तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे आंतरिक व्यापार कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक व्यापार। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1986 में। ठीक। सूचना पाने का अधिकार नियम कब पारित हुआ था? तो अक्टूबर 2005 में सूचना पाने का अधिकार मिला था हम सबको। आगे बढ़ते हैं। एग मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? तो एग मार्क जो होता है खाद्य पदार्थों के लिए होता है प्रमाणिक चिन्ह। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? तो उसको उपभोक्ता केंद्र में जाना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने आपको इतने सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। सारे इम्पॉर्टेंट है, सभी कभी ना कभी पूछे गए हैं और बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक एक लाइन के एक एक वर्ड्स के, इनको रट लीजिए। मैं तो कहूँगा रट लो, क्योंकि पेपर में यहीं से आने वाला है। ठीक है, बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, विज्ञान गणित, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करें ताकि ये इंपॉर्टेंट वीडियो हर बच्चे तक पहुँच पाए। और आप बोर्ड एग्जाम में कितना % लाना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपना नाम ज़रूर लिखें, और इस वीडियो को 5 दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।